हेलो फ्रेंड्स, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं अभी तक यूपी पीसीएस के पेपर को मद्देनज़र रखते हुए वीडियोज बनाया था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के कुछ वनडे एग्ज़ाम हैं जो जैसे एसआई का है, पेट का है, यूपी ट्रिपल एससी है, या ऐसे अदर वनडे एग्ज़ाम और भी बहुत सारे हैं जिसको आप देते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि उसके भी वीडियोज डालता रहूं। तो उसके लिए आप देख लीजिए कि मैंने स्टार्टिंग से, जहां से वर्णमाला स्टार्ट होता है, वहां से प्रयास किया गया है कि आपको बताया जाए और आपको एक एक पॉइंट बताया जाएगा। वर्णमाला के लिए आपको कहीं से कोई किताब नहीं पढ़ना है। मैं आपको किताब का नाम बीच बीच में बताता रहूँगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है। क्योंकि है क्या कि लोग इस भागदौड़ में किताब को खरीदने के भागदौड़ में वो लोग मार्केट से बहुत उलूल जुलूल किताब खरीद लेते हैं जो किसी काम की नहीं होती हैं। आपको पढ़ना होगा तो मैं बताता रहूँगा कि कौन सी किताब आपको पढ़ना है। अभी फ़िलहाल आपको वर्णमाला जब तक मैं पढ़ाऊँगा तब तक किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको मैं बता दूँगा कि आप एक किताब आती है इनकी वासुदेव नंदन की, ये किताब आप खरीद लेंगे सबसे पहले। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी किताब लेना है। इसके अलावा आपको कोई किताब नहीं लेना है। जो मैं बताऊंगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तब बताऊंगा, ठीक। फिलहाल आप वर्णमाला से स्टार्ट करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने ऊपर लिखा है भाषा आप पढ़ने आ रहे हैं। जैसे आप हिंदी जो भाषा है या दुनिया की कोई भाषा हो तो उसको पढ़ने के पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको हो जाना चाहिए। आप जब भी कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें लिखा रहता है सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी का मतलब होता है कि आपको सामान्य जानकारी चाहिए, बहुत डीप जानकारी आपसे अपेक्षा नहीं की जाती है, आपको सामान्य जानकारी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले भाषा की ज़रूरत पड़ती है कि जैसे आप जानते हैं कि भाषा है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, अरबी, फ़ारसी, दुनिया भर की भाषाएं हैं। तो भाष का अर्थ होता है, ये जो भाषा है भाष धातु से बना शब्द है, ठीक है। भाष का अर्थ होता है बोलना, यानी कि हम अपने विचारों को जिस माध्यम से एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम कह सकते हैं भाषा को। ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि भाषा एक विचारों का ऐसा माध्यम है कि जो हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो भाषा भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। इसके बाद में भाषा के 3 रूप होते हैं। आपसे कभी सवाल भी पूछा जा सकता है कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि भाषा के 3 रूप होते हैं। एक होती है मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा और एक सांकेतिक भाषा। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एक मौखिक भाषा, लिखित भाषा और एक सांकेतिक भाषा, यानी कि भाषा के 3 रूप होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ बोल सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जाएगा कि भाषा की मूलभूत इकाई क्या होती है, ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। तो आप बता सकते हैं कि साउंड, यानी कि ध्वनि, यानी कि भाषा की मूलभूत इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। तो आपसे सवाल यहीं से करना शुरू कर देगा, आप यहीं से पढ़ना शुरू कर देंगे और सीरियस होकर के पढ़ेंगे। आपको कोई प्रश्न करना हो, कोई जानकारी करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाषा के 3 रूप हैं। मौखिक भाषा की मूलभूत इकाई ध्वनि होती है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा की मूलभूत इकाई क्या है, तो आप बताएंगे ध्वनि है। अगर आपसे पूछेगा कि भाषा की मूलभूत इकाई क्या है, तो ध्वनि है। अगर आपसे कहे तो संस्कृत भाषा की मूलभूत इकाई क्या है, तो ध्वनि है। चूँकि हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ है, आपको पता होगा, और नहीं पता है तो आप जानकारी रखिए कि जो हिंदी हम आप पढ़ रहे हैं इसकी उत्पत्ति संस्कृत से है। तो संस्कृत से निकल करके जब हिंदी में हम पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी सुधार हुआ होगा, ठीक। तो आपको पता होगा कि जो प्राचीन भाषा बोलते हैं कि प्राचीन भाषा कौन है, तो आप बताते हैं संस्कृत। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे कि
आदिम भाषा क्या है तो संस्कृत है, प्राचीन भाषा क्या है तो संस्कृत है, ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, इसके बाद में मैंने बताया कि मौखिक भाषा की मूलभूत इकाई क्या है, ध्वनि है। फिर पूछेगा कि लिखित भाषा की मूलभूत इकाई क्या है, तब आप बताएंगे वर्ण, क्योंकि लिखने के लिए हमें किसी लिपि की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको पता होगा कि हिंदी की जो लिपि है वो क्या है, वो देवनागरी है। ठीक, आप जानते होंगे। और जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो कहते हैं कि इंग्लिश की लिपि क्या है, तो ये रोमन है। ठीक, तो आपको ऐसे बहुत सारी भाषाओं की लिपियां पता होंगी। ब्राह्मी लिपि, खरष्ठी लिपि आपने पढ़ा होगा प्राचीन इतिहास में, तो सबकी अपनी लिपियां होती हैं। ठीक, जैसे पंजाबी की गुरमुखी लिपि है। ठीक, आप जानते हैं। तो सब सारी भाषाएं जितनी भी हैं सबकी अपनी लिपियां हैं। तो किसी भाषा को लिखने के लिए किसी लिपि की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि लिखित भाषा की मूलभूत इकाई क्या होती है, तो आप बताएंगे वर्ण। फिर पूछेगा कि सांकेतिक भाषा की मूलभूत इकाई क्या होती है, तो आप बताएंगे चिन्ह या संकेत। ठीक, जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी जगह होते हैं, जैसे आप जाते हैं रोड पर तो आप देखते हैं कि वहाँ ग्रीन लाइट है तो आप चल देते हैं, रेड सिग्नल होता है तो आप रुक जाते हैं। तो वहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, बस आपको सिंबल बता दिया गया, संकेत कर दिया गया, तो वो भी एक भाषा ही है। ठीक है, आप जानते हैं कि वो खतरे का निशान बनाया रहता है, जहाँ करंट वगैरह होता है, बिजली का खंभा वगैरह लगा होता है, तो आप ये जान जाते हैं कि यहाँ पर खतरा है। वहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, बस आपको संकेत कर दिया गया। तो आपको बस इतना जानना था कि जो मौखिक भाषा है उसकी मूलभूत इकाई क्या है, ध्वनि है। लिखित भाषा की मूलभूत इकाई क्या है, वर्ण है। और सांकेतिक भाषा की मूलभूत इकाई क्या है, चिन्ह या संकेत है। समझ गए होंगे अब आप इतनी बात। इसके बाद में आपसे पूछता है क्रम। सबसे पहले ध्वनि आती है, ध्वनि के बाद वर्ण आता है, वर्ण के बाद शब्द आता है, शब्द के बाद वाक्य आता है। ठीक, तो ये कभी क्रम में आपसे पूछ लिया जा सकता है। ये तो बात हो गई भाषा की। इसके बाद में आपको पढ़ना है वर्णमाला। तो वर्णमाला में सबसे पहले जरूरत पड़ेगी आपको वर्ण की। वर्ण क्या होता है आप जान लीजिए। मैंने लिख दिया यहाँ पर कि वर्ण क्या है। ध्वनियों के सार्थक समूह को वर्ण कहते हैं। यानी कि जो ध्वनि आप निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं, अगर वो सार्थक है, किसी वर्ण का रूप ले सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्ण है। ठीक, फिर आपसे पूछा जाएगा वर्णमाला की क्या परिभाषा होती है। तो वर्णों की सुव्यवस्थित क्रमिकता को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जो वर्ण है उसको अगर सुव्यवस्थित ढंग से लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो वर्णमाला हो जाएगा। इसके बाद में आप सीधे वर्णमाला पर आइए। वर्णमाला में पूछा जाएगा सबसे पहला प्रश्न कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो आपको बताना होगा 52, यानी कि 52 वर्ण। ठीक, तो 52 वर्ण होते हैं वर्णमाला में। इसके बाद में फिर पूछेगा कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि वर्णमाला के में कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे कि 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक, आपसे बराबर सवाल पूछा गया है कि वर्णमाला को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे 2 भाग, स्वर और व्यंजन। आप जानते हैं इसको इंग्लिश में वावेल और कॉन्सोनेंट बोलते हैं। इसके बाद में फिर अगला सवाल करेगा कि वर्णमाला में जो स्वर है, तो स्वर में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो आप बताएंगे 13 वर्ण। फिर पूछेगा कि वर्णमाला के स्वर में कितने मूल स्वर होते हैं। ठीक है, तो मूल स्वर जो पूछेगा तो 11 बताएंगे। फिर पूछेगा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, ऐसे डायरेक्ट सवाल किया जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 बताएंगे। आप शब्दों पर जब ध्यान रखेंगे तो उत्तर बहुत आराम से दे देंगे। ठीक, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और नहीं नोट कर सकते तो वीडियोज को बार बार देख भी सकते हैं। यानी कुल स्वर पूछेगा 13, मूल स्वर पूछे 11, और सिर्फ स्वर पूछे तो 11 बताना आपको। ठीक, ऐसे ही व्यंजनों की कुल संख्या पूछेगा आपसे कि कुल कितने व्यंजन होते तो 41 बताना है। पूछेगा मूल व्यंजन कितने होते तो 33 बताना है। फिर पूछेगा कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 33 बताना है। ठीक, ये सवाल बराबर किए जाते हैं आपसे, और ये लोग गलत भी करके आते हैं, और किताबों में अलग अलग डिजिट लिखी भी है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा किताबों में विश्वास न करके आप जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो को बराबर देख लीजिएगा। और अगर मेरे वीडियो से कोई प्रश्न गलत होगा तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। ठीक, चाहे वो एसआई का एग्ज़ाम हो
चाहे वनडे का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की बात हो, चाहे जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हों, अगर वर्णमाला पूछा जा रहा है तो मेरे वीडियो के अलावा कोई प्रश्न नहीं किया जाता है। जो लोग मेरे वीडियोज को पढ़े हैं, जानते हैं या हमको जानते हैं, वे लोग, उनको पता है कि क्या है इस वीडियोज में, क्या मैटर मिल जाएगा। तो आप लोग विश्वास के साथ इसको देखिए कि कितना मैटर आपको कैसे पढ़ना है, आपको किताब से क्या पढ़ना है, ये सब मैं बताऊंगा। कितनी चीज़ों को आप कैसे क्वेश्चन आप करते हैं, क्वेश्चन कैसे गलत कर देते हैं, कहाँ से सही हो पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का नेचर मैं आपको बताऊंगा। वर्णमाला में जब ख़त्म कर दूंगा तो वर्णमाला से आने वाले क्वेश्चन के नेचर बताऊंगा। वर्णमाला में आप अगर समझ जाते हैं, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, तो आप समझ लीजिए कि मैंने आधी हिंदी ख़त्म कर दिया। क्योंकि वर्णमाला एक ऐसा बेस्ड होता है पूरे हिंदी व्याकरण का कि जहाँ से अगर आपको जानकारी है तब आप हिंदी कर पाते हैं, अन्यथा आप हिंदी में काफ़ी क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप जब भी हिंदी पूछी जाती है तो जीएस भी पूछा जाता है। आपको पता होगा कि मात्र हिंदी तो पूछी नहीं जाएगी, लेकिन हिंदी क्या करते हैं लोग कि बहुत ही कम वेटेज देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हिंदी आपको एसआई में 40 नंबर पूछा जाना है, तो आपको 30 नंबर तो ऐसे ही मिल ही जाएगा। आप बहुत कम पढ़ेंगे, सामान्य रूप से पढ़ेंगे, तब भी 30 नंबर मिल जाएगा। लेकिन जो थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, उनको 40 में कहो तो 38 नंबर भी मिल सकता है, 37 भी मिल सकता है, 39 भी मिल सकता है। तो दोनों में कितना अंतर है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं वीडियो लगभग बराबर देता रहूँगा, और आपके पेपर के पहले ही संभावना यह है कि आपका ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा हिंदी का। तो आप मित्रों, अगर आपको ये हमारा वीडियो कुछ आपके फ़ायदे के लिए हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दिया करें और दूसरे को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे लोग लाभान्वित होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।